चलिए एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार अकाउंटिंग गुरु में। तो बेटे अकाउंटिंग गुरु में आज हम लोग कंपनी अकाउंट का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। ये आपकी पहली यूनिट है कंपनी अकाउंट की, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी के बारे में क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और इससे पहले कि जो आपका लेक्चर 1, 2 और 3 था, जिसमें मैंने आपको मीनिंग ऑफ कंपनी, टाइप ऑफ कंपनी, फीचर ऑफ कंपनी, अकाउंटिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट, मेन डॉक्यूमेंट, ये सब हम लोग आपको क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। साथ ही साथ जो हमारा प्रीवियस का लेक्चर नंबर 3 था, तो लेक्चर नंबर 3 में बेटा हमने आपको बैलेंस शीट के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले रिवाइज कर लेते हैं। और बैलेंस शीट में अगर आपको याद हो तो मैंने एक छोटा सा डायग्राम आपके लिए, एक छोटी सी वर्किंग बनाई थी आप लोगों के लिए, याद है सबको? ये छोटी सी वर्किंग थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट 2 भागों में बांटा जाता है। अच्छा, हम इस वर्किंग को बात करें इससे पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं, उसका आंसर हमें दे दीजिएगा, ठीक है आप लोग? चलिए सबसे पहले आप ये मुझे बताइए कि बैलेंस शीट किस शेड्यूल में बनाई जाती है? शेड्यूल 1, 2 या 3 में? शेड्यूल 3 में बनाई जाती है। और बैलेंस शीट का पार्ट क्या है, 1 या 2? ठीक है, ये शेड्यूल 3 पार्ट 1 है। ठीक है, एग्जाम में 1 नंबर का सवाल यहाँ से पूछ सकते हैं कि बैलेंस शीट किस शेड्यूल में बनती है आपकी, और साथ ही साथ ये भी पूछ सकते हैं कि किस पार्ट में वो बनती है। समझ में आ गया बेटा? अब थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बाबू बैलेंस शीट को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है, दूसरा भाग हमारा क्या होता है, आपका एसेट्स होता है। सही बात है? तो इक्विटी एंड लायबिलिटी के कितने पार्ट्स होते हैं बेटे? 4 पार्ट होते हैं। पहला क्या है, शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, चौथा नॉन करंट लायबिलिटी, और पांचवा आपका क्या, करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप इस लेक्चर को ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत डिटेल में ये चीज़ें आप लोगों को क्या की गई हैं, बताई गई हैं। शेयर होल्डर को हम कितने भाग में डिवाइड करते हैं बेटा? 3 भाग में बांटते हैं। पहला क्या था, शेयर कैपिटल, दूसरा क्या था आपका, रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा क्या था हमारा, शेयर मनी अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, शेयर मनी रिसीव अगेंस्ट द शेयर वारंट। ठीक, फिर उसके बाद हम एसेट्स की बात कर लेते हैं। एसेट्स को हम लोगों ने कितने पार्ट्स में बांटा था? पहला फिक्स एसेट्स, दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तीसरा क्या था आपका, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, और चौथा क्या था आपका, करंट एसेट्स था। ठीक है, तो ये सब चर्चा हम लोगों ने कल की क्लास में किया था, यानी प्रीवियस क्लास में किया था। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए फिर तो आज की क्लास में हम लोग क्या चर्चा करेंगे बेटा जी? आज हम लोग आज की क्लास में शेड्यूल 3 पार्ट 2 के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और पार्ट 2 में क्या है भाई हमारा? पार्ट 2 में हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। क्या है बेटा जी हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो देखिए आपकी स्क्रीन पे ICAI की किताब का पेज नंबर 10 पॉइंट ये एक बार आप लोग ये सब जो है ये चीजें जरूर रीडिंग लगा लीजिएगा। ठीक है, पेज नंबर 10.12 क्या लिखा है बेटा जी, पढ़िए जरा। कहता है पार्ट 2, फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे एक चीज कही थी, कितने लोगों ने फाइनल अकाउंट पढ़ा है? हाथ उठाइए। फाइनल अकाउंट कितने लोगों ने पढ़ा है? 11th में पढ़ा हो या मेरे से पढ़ा हो, CA में पढ़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ा है, थोड़ा बहुत याद है, कुछ नहीं याद है? चलिए ठीक है, हम आपको बता देते हैं। देखिए बाबू, जब हम फाइनल अकाउंट की बात करते थे, इसको अभी हम कुछ देर में देखते हैं। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा अपना बेस क्लियर कर लेते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो जो हमारा फाइनल अकाउंट होता था वो कितने भागों में बढ़ता था बेटा, याद है किसी को? जल्दी बताओ, याद है?
देखो फाइनल अकाउंट हमारा दो भागों में बढ़ता था, ठीक है। एक भाग होता था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, एक भाग होता था क्या हमारा बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा भाग होता था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था। इतना बात सही है सबका। अब थोड़ा सा और देखिए, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता था, इस ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग दो चीज़ दिखाते थे, दो ट्रांजेक्शन्स को दिखाते थे। एक दिखाते थे हम अपना डायरेक्ट एक्सपेंस को दिखाते थे, और दूसरा हम क्या दिखाते थे, अपना डायरेक्ट इनकम को दिखाते थे, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस को दिखाते थे और दूसरा क्या दिखाते थे, डायरेक्ट इनकम को दिखाते थे। और डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम को जब हम लोग मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैच कराते थे, तो जो नेट रिजल्ट निकल के आता था वो या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था, या तो आपका क्या निकल के आता था, ग्रॉस लॉस निकल के आता था। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ ना। या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था, या तो आपका क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट आता था, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता था, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग कौन कौन सा ट्रांजेक्शन दिखाते थे सर, हम दिखाते थे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और क्या दिखाते थे आपका, इनडायरेक्ट इनकम दिखाते थे, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम को जब हम लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट से मैच कराते थे, तो रिजल्ट क्या निकल के आता था, या तो नेट प्रॉफिट निकल के आता था, या तो क्या निकल के आता था, नेट लॉस निकल के आता था। यही कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करते थे, चाहे हम सोल प्रोप्राइटर अकाउंट बनाएं या फिर आपका प्रॉफिट एंड आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएं, ठीक है। हर जगह हमको प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए ये फाइनल अकाउंट का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन जब बात कंपनी की जाती है, बात किसकी की जाती है बेटा, कंपनी की जाती है, तो कंपनी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, कंपनी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कंपनी अकाउंट में जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे ना, जब आप किसकी बात करेंगे बेटा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारी इनकम की बात की गई है वो सेम टू सेम जैसे प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग में दिखाते थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दिखाते थे, ठीक उसी प्रकार इसमें इनकम और स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो हमारी डायरेक्ट इनकम होती है, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारी क्या है बेटा, डायरेक्ट इनकम है, इस डायरेक्ट इनकम को हम इनकम फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से दिखाते हैं। किसके नाम से दिखाते हैं, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से दिखाते हैं। समझ में आ रहा है बात को, बात समझ में आ रही है। यानी अगर इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है तो आप ये नहीं कहोगे कि सर ये का क्या आ गया, सर ये क्या कोई नया चीज है क्या, नहीं बेटा, ये है पुराना, बस नाम क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है, नाम क्या हो गया है आपका, बदल गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट इनकम अब डायरेक्ट इनकम ना होकर क्या हो गई है, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन हो गई है। और जो आपकी इनडायरेक्ट इनकम थी, जो हमारी क्या थी बाबू, इनडायरेक्ट इनकम थी, अब वो इनडायरेक्ट इनकम का नाम हमने रख दिया है अदर इनकम। क्या रख दिया है बेटा, अदर इनकम। बातें इतनी समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत है नहीं ना। आइए फिर लौट आइए अपने उस फॉर्मेट पे जो आपकी किताब में है। देखिए जरा ध्यान से, ये देखिए क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम रेवेन्यू ऑपरेशन, दिखा सबको, ये देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है एक मिनट, क्या कह रहे हैं भैया, किताबियाँ लाइए हिंदी वाली जरा, तो बाबू की तबीयत दे दो हिंदी वाली। ये देखो संचालन में राजस्व, इसको आप इंग्लिश इसका लिखते रहिए ना इसी के आगे आगे। नहीं देखो क्या करो, आपका किताब है, पेंसिल है आपके पास, तो आप इसके आगे क्या लिखते रहो, इंग्लिश लिखते रहो,
ठीक है, देखो पेपर आपको हिंदी में देना है या इंग्लिश में पेपर देना है, पढ़ हिंदी में रहे हो तो कॉन्सेप्ट हिंदी में भी आपको जानना है और कॉन्सेप्ट आपका किस में जानना है, इंग्लिश में भी जानना है। ठीक है बाबू, तो इसके आगे आप क्या करते रहो, हिंदी में इसको लिखते, इंग्लिश में आप इसको लिखते रहो। ठीक है, बात, हाँ पूछो। राजस्व, राजस्व, पैसा, पैसा, पैसा। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये क्या है आपका, बताओ ज़रा मुझे। ये आपका राजस्व है और ये आपकी कौन सी इनकम कहलाएगी, डायरेक्ट इनकम कहलाएगी। ठीक है, तो आप इसको ब्रैकेट में DI लिख लीजिएगा, डायरेक्ट इनकम समझने के लिए। अच्छा, इससे पहले जो अभी मैंने वो डायग्राम बनवाया सबने नोट कर लिया है ना, उसको नोट कर लीजिएगा भैया। ठीक है, हाँ अभी नोट कर लीजिएगा। अब देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये हमारे सामने आ गया। अब दूसरा क्या है हमारा बेटा, देखो अदर इनकम। तो अदर इनकम हमारी कौन सी इनकम हो जाएगी, ये कौन सी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम। ये कौन सी इनकम है हमारी, इनडायरेक्ट इनकम। और जब हमने डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम को जोड़ा तो हमारा क्या निकल के आ गया, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू यानी हमारी क्या निकल के आ गई है, टोटल इनकम आ गई बेटा। सुमित, ठीक है बेटा, क्या आ गई सामने देखो, टोटल इनकम आ गई, समझो बेटा ध्यान से। ठीक है, अब क्या करें सर, अब देखो टोटल इनकम आ गई आपको, अब क्या करना है। अब मैंने आपसे कहा कि इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यानी अब आपको सबसे पहले भाई आपकी टोटल इनकम आ गई है, अब आप खर्चों को क्या करिए, घटाना शुरू कर दीजिए। अब खर्चों को जब आप घटाएंगे तो सबसे पहले कहता है कॉस्ट ऑफ द मटेरियल कंजम्पशन, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल कंज्यूम्ड। दूसरा क्या कहता है आपका, परचेज ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड, यानी वो जो आपने परचेज कर रखा है। फिर कहता है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ द फिनिश गुड्स, या फिर आपका क्या, WIP। फिनिश गुड्स मतलब वो प्रोडक्ट जो अब माल मार्केट में बेचने को रेडी है। ठीक है, मतलब वो 100% कंप्लीट है, आपसे ऐसे समझो। WIP में कुछ अभी कच्चा है, कुछ अभी पका है। और फिनिश गुड्स मतलब क्या है आपका, 100% पका है, मतलब मार्केट में अब ये बेचने को रेडी हो गया है। फिर कहता है ये देखिए, फिर कहता है एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस। सर ये माफ करिएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का मतलब है बेटा जो आप एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो, जो एम्प्लॉय को आप बोनस दे रहे हो, मतलब ऐसा खर्चा जो एम्प्लॉय से रिलेटेड हो, ऐसा खर्चा जो किससे रिलेटेड हो, आपके एम्प्लॉय से रिलेटेड हो। ठीक है, फिर उसके बाद अगला कहता है फाइनेंशियल कॉस्ट। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आपको AS16 याद हो, किसी को याद है AS16? AS16 गलत बात है बेटा, ऐसे मत किया करो। ठीक है, आप बढ़ते आगे जा रहे हो और पीछे का सब भूलते जा रहे हो, ये बेटा बहुत गलत चीज़ है, जान लीजिए। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है लाइफ की, क्या, कि सर हम पुराना पीछे वाला भूलते जा रहे हैं। आप हर दिन 1 घंटा रिवीजन का रखिए, बार बार मैं कहता हूँ एक ही चीज को। AS16 बोरोइंग कॉस्ट था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप कोई लोन लेते हैं तो उस लोन के अगेंस्ट अगर जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, जो आप क्या पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, या कुछ भी जो आप अदर देन लोन अमाउंट पे कर रहे हैं, वही आपका बोरिंग कॉस्ट हो जाएगा। वही आपका क्या हो जाएगा, बोरिंग कॉस्ट। यानी ये जो बोरिंग कॉस्ट है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है आपका, इंटरेस्ट ऑन लोन है। इंटरेस्ट ऑन क्या है, लोन है। साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन क्या है, डिवेंचर है। इंटरेस्ट ऑन क्या है, डिवेंचर। यानी ये बोरिंग कॉस्ट के एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, बोरिंग कॉस्ट के मैंने क्या लिखे हैं, एग्जाम्पल। तो बोरिंग कॉस्ट मतलब उधार लेने की लागत। तो उधार लेने की लागत का मतलब क्या है भैया, हमने उधार लिया तो उधार लेने के बदले हम कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पे करेंगे ना। और कंसिडरेशन का क्या सेक्शन है, किसी को याद है? गलत बात है यार, कंसिडरेशन का सेक्शन क्या था, सेक्शन 2 सब सेक्शन D। देखो आप लोग 11-12 के छात्र नहीं हो, CA फाउंडेशन पढ़ रहे हो, एकदम एक्टिव मोड में बैठा करो। जो भी पूछूं उसका आंसर आए आपके दिमाग में तो जान लीजिए कि आपका पेपर क्रैक होगा। और अगर नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए गुरु गलत, कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो आप। ठीक है, आगे देखिए। तो फाइनेंशियल कॉस्ट के एग्जाम्पल के बाद अगला क्या है, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइज्ड एक्सपेंसेस।
अब देखो, अगर आपको AS6 याद हो, याद है कि नहीं याद है? याद है AS6 और AS29, याद है? AS6 मैंने बताया था डेप्रिसिएशन, और मैंने आपको बताया था कि ये जो डेप्रिसिएशन होता है ये सिर्फ फिक्स एसेट्स पे लगता है, फिक्स टेंजिबल एसेट्स पे लगता है। और ये जो एमोटाइजेशन नाम की चीज होती है ये आपका फिक्स इनटेंजिबल एसेट्स पे लगता है। नाम, काम एक ही है, बस नाम अलग अलग है। डेप्रिसिएशन फिक्स टेंजिबल एसेट्स पे लगता है और आपका एमोटाइजेशन किस पे लगता है बेटा? फिक्स इनटेंजिबल एसेट्स पे लगता है। जैसे आपका गुडविल हो गया, जैसे आपका पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, तो इन पे आप डेप्रिसिएशन नहीं करोगे। भाई एक बात बताओ, अगर आप सॉफ्टवेयर खरीदे हो तो हर साल उसका वैल्यू रिड्यूस करोगे कि नहीं करोगे? तो क्या आप उसको डेप्रिसिएशन मानोगे? नहीं सर, एमोटाइजेशन मानेंगे। हिंदी में अवक्षरण, कुछ अवक्षरण कहते हैं शायद, अवक्षरण, एक बार शायद आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये क्या लिखा है आपका? अदर एक्सपेंस। तो अदर एक्सपेंस मतलब बचे कुचे अगर कोई एक्सपेंस है तो आप उसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गया इतनी बातें? अभी देखो ये चीजें जानते हो, फॉर्मेट जो है ना आपका, ये रटने से आपको नहीं काम आएगा। रटना कुछ चीजों को है, जैसे हेडिंग वो आपको याद रखनी ही रखनी पड़ेगी। जैसे शुरुआत की ये जो 2 हेडिंग है, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये तो याद ही रखो। दूसरा क्या है? अदर इनकम। फिर तीसरे ये जो मटेरियल कंजम्पशन, इसको याद रखो। परचेज, ये याद रखो। फिर ये याद रखो, बस। इसके आगे जितने भी आपके खर्चे हैं सबका आप नाम लिख दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है बाबू? अब देखिए टोटल एक्सपेंस हमने क्या किया? घटाया, मतलब टोटल एक्सपेंस हमने यहाँ पे क्या कर दिया? जोड़ के ला दिया। अब टोटल एक्सपेंस के बाद टोटल इनकम आई थी ना, कहाँ पे? ये देखो, ये टोटल इनकम आई थी कि नहीं आई थी? ये आ गया आपका टोटल एक्सपेंस। ये आपका क्या आ गया? टोटल एक्सपेंस आ गया। अब क्या करें? A माइनस बी कर दीजिए। ए माइनस क्या कर दीजिए? बी कर दीजिए। तो जब A माइनस बी करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका? पढ़िए जरा, क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड क्या आपका? टैक्स। सर ये एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं? देखो कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं ना जो सामान्य नहीं होती हैं, जैसे आग लगना, अर्थक्वेक आ जाना, ये एक्सेप्शनल होती हैं। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। एक्सेप्शनल मतलब भाई जो रूटीन में हो रहा है वो तो रेगुलर हो गया, लेकिन जो कभी कभी हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? एक्सेप्शनल कहलाएगा। जैसे सपोज करिए कि एक लड़का है क्लास का जो हर टेस्ट में 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर ऐसे ऐसे पा रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि 20 में से 20 आ गए उसके, तो ये रेगुलर कहा जाएगा या एक्सेप्शनल कहा जाएगा उसे? अब उसको एक्सेप्शनल कह दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर फिर से वो 20-20 पाने लगा तो फिर वो रेगुलर कहा जाने लगेगा। और 20-20-20-20 लाने के बाद फिर अगर 0 पा गया तो एक्सेप्शनल कहलाने लगेगा। मतलब ऐसी घटना जो बार बार घटे वो नॉर्मल, और जो कभी कभी घटे वो एक्सेप्शनल या फिर आपकी क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। समझ में आ गया बेटे? तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट में से उस एक्सेप्शनल आइटम को क्या करेंगे? घटाएंगे। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और टैक्स को फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? घटाएंगे। और फिर टैक्स को हम क्या करेंगे? फिर घटाएंगे। और टैक्स के बाद देखिए यहाँ पे 2 चीजें दी गई है, एक आपका करंट टैक्स दिया गया है, एक आपका कौन सा टैक्स दिया गया है? डेफर्ड टैक्स दिया गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफर्ड टैक्स? बताइए भैया, डेफर्ड टैक्स का क्या मतलब होता है? ऐसा टैक्स जो कि 100% एक्यूरेट ना हो। ऐसा टैक्स जो कि 100% क्या ना हो? एक्यूरेट ना हो। जैसे मान लो मेरी इनकम 1 लाख है, अब मुझे मान लीजिए 5,000 देना है, तो 5,000 मेरे लिए एक्चुअल हो गया, लेकिन अब मेरी इनकम बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, घट भी रही है, बढ़ भी रही है, घट भी रही है, बढ़ भी रही है। यानी जब इनकम ही डिफाइन ना हो तो क्या टैक्स डिफाइन हो पाएगा? जब इनकम डिफाइन नहीं है तो टैक्स भी डिफाइन नहीं होते। तो उस केस में हम कौन सा टैक्स, एक तरीके से समझ लीजिए आप एडवांस टैक्स दे रहे हैं।
कंपनियां अक्सर एडवांस टैक्स देती हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, कंपनियों को हर 3 महीने में अपनी बैलेंस शीट बनानी होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि साल भर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, और 4 क्वार्टर में कंपनियों को 3 बैलेंस शीट हर 3-3 महीने बाद बैलेंस शीट बनानी होती है। माफ़ करिएगा, क्वार्टरली बैलेंस शीट बनानी होती है। थोड़ा मैंने गलत बोल दिया, क्वार्टरली क्या बनानी होती है? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट बनाने के बाद फिर उनको एडवांस टैक्स के रूप में क्या करना पड़ता है? जमा करना पड़ता है। रीज़न क्या है सर एडवांस टैक्स जमा करने का? क्योंकि देखो, अगर साल भर का वेट करेंगे ना तो टैक्स का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप स्वयं सोचिए, स्वयं सोच लीजिए भाई। इनका बात कर लीजिए, चाहे ये वोडाफोन का बात कर लीजिए, या एयरटेल का बात कर लीजिए, या वीवो, आईपो, इन लोग का बात कर लीजिए, ना जाने कितना 1000 करोड़ अभी टैक्स देना बाकी है। इन लोगों का देना बाकी है, वो लोग अभी सरकार को पैसा नहीं दिए हैं। ये भी आप जान लीजिए, सरकार को पैसा नहीं दिए हैं। पैसा कमा रहे हैं लेकिन सरकार को पैसा नहीं दिए हैं। अब सरकार उनके अगेंस्ट क्या लेगी? एक्शन लेगी, सीधी सी बात है। सरकार कहाँ किसका भला करती है? टैक्स लेते क्यों हैं? अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ ना, क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्यों पढ़ा रहा हूँ ये बताओ? पास कराने के लिए? आप मेरे रिश्तेदार हो क्या? रिश्तेदार हो? प्रॉफिट के लिए ना। प्रॉफिट कैसा? पैसा। देखो एक चीज़ जानो, देश जब हमारा जो नेचर है ना, ये गिव एंड टेक की पॉलिसी पे कार्य करता है। जो देंगे वही आप पाएंगे, जो आप देंगे वही आप पाएंगे, सीधी सी बात है। अगर मिट्टी में आप बीज दबा रहे हो ना तो पेड़ निकलेगा, बॉटल दबाओगे ना तो पेड़ नहीं निकलेगा। हाँ, वो पोल्यूशन भले बढ़ जाए। तो ठीक उसी प्रकार सरकार क्या करती है? देश को चलाती है ना, तो क्या वो अपनी जेब से पैसा देगी क्या? उनका बस चले वो हम इस पैसा ले लें, और ले भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो दे रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कल एक न्यूज़ में देख रहा था, और बिहार में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत खराब हुआ है कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ, बहुत गंदा हुआ है। बिहार सरकार ने ये कहा है कि आप 9 बजे से लेकर 1 बजे तक कोचिंग नहीं चला सकते। सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक आप कोचिंग नहीं चला सकते, मतलब स्कूल के टाइम में आप कोचिंग नहीं चलाएंगे। अब बताइए ये क्या लॉजिक है? कैसे सही है भाई? अगर इतना ही अच्छा होता तो उनको कोचिंग बंद करने से पहले अपना एजुकेशन सिस्टम को सुधारना पड़ता ना। एजुकेशन सिस्टम सुधारने के लिए कोच, यार एक बात बताओ, आपकी स्कूल में अगर अच्छी पढ़ाई होगी तो क्या आप कोचिंग आएंगे? दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए। आपके स्कूल में अगर सब कुछ अच्छे से पढ़ाया जाए तो क्या आपको पागल कुत्ते ने काटा है क्या कि इतना पैसा फूको आप? नहीं ना। तो ये भी तो आप सोचो थोड़ा सा। स्कूल के टीचर जो 52 1 लाख 2 लाख रुपया पाते हैं, अभी सुबह की न्यूज़ मैंने देखा कि एक अध्यापक को निलंबित कर दिया। क्यों निलंबित कर दिया? क्योंकि वो तालाब के किनारे सो रहा था स्कूल के टाइम में। अब बताइए, तो सोए बदे कहाँ है, पढ़ावे बदे कहाँ है? ये भी तो आप सोचिए। तो कोई भी एक्शन लेने से पहले उसके कॉज एंड इफेक्ट को देखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद बिहार टीचर के जो है ना, बवाल जरूर करेंगे कोचिंग एसोसिएशन वाले। कल जब मैंने देखा, मैंने कहा ये तो एक तरीके से काला कानून है, पूरी तरीके से सबके लिए है। कोचिंग संस्था साफ साफ वो बोल रहे हैं। अब कोचिंग संस्था कई तरीके की होती है, उनको ये भी नहीं पता होगा कि कोचिंग कितने तरीके की होती है। जिन लोगों ने ये आदेश दिया है ना, मैं दावे से कहता हूं कि उनको ये नहीं पता होगा कि कोचिंग कितने प्रकार की है। उनसे पूछो, वो नहीं बता पाएंगे। ठीक है। तो ये चीज, ये समझने वाली बात है ना। आप लोग स्वयं कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाते हो ना, कितना बढ़िया पढ़ाया जाता है कॉलेज में भाई। अरे एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता होगा, 2 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता होगा, क्या सारे पढ़ाए जाते हैं? सही क्या? नहीं पढ़ाए जाते सारे।
अब वो पढ़ाना नहीं चाहते कि क्या नहीं करना चाहते, ये वो उनका निजी राय है, मैं इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है ये। खैर आइए, लेकिन ये गलत हुआ है, ये बिहार में ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, इस बात को तो हम कहेंगे। आइए आगे देखते हैं। फिर कहता है आपका बाबू क्या, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम द कंटिन्यू ऑपरेशन। ये आपका जब ये सब घटा लेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड ऑफ द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, यानी साल भर का आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। सर ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। यार कभी कभी ऐसा हो सकता है, देखो आपका बिजनेस अगर कंटिन्यू चल रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी बिजनेस की कोई भी यूनिट, जैसे आप होल्डिंग सब्सिडरी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो उसमें मान लीजिए कोई यूनिट अब नहीं चलनी है, जैसे आप कंपनी अकाउंट एक चैप्टर है जिसमें 3 यूनिट है, अब 3 यूनिट में से एक यूनिट नहीं चल रही है, तो वो कंटिन्यू मानी जाएगी या डिसकंटिन्यू मानी जाएगी, डिसकंटिन्यू। तो उसका भी अगर कोई प्रॉफिट है तो आप यहाँ पे वो क्या कर लीजिए, लिख दीजिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल माइनस करेंगे यार। देखो टैक्स एक्सपेंस फॉर द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। सर टैक्स एक्सपेंस क्या होता है, अरे जो लीगल एक्सपेंस आप दे रहे हैं, जो आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे रहे हैं, या जो अपने लॉयर को आप लीगल फीस दे रहे हैं, तो वो आपका टैक्स एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है। फिर टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द डिसकंटिन्यू ऑपरेशन आफ्टर द क्या बेटा, टैक्स। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, यानी ये वाला और ये वाला जब आप जोड़ेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला जब आप जोड़ेंगे तो आपका ये निकल कर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। देखो लिखा भी है ना, ये है कि नहीं। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जो आपका आया है प्रॉफिट आया है, ये जो आपका प्रॉफिट आया है ना, मतलब इसे हम क्या मानेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ना। फिर इसको डिवाइड करेंगे किससे, आपके नंबर ऑफ शेयर से, तब जाके आपका क्या निकल के आएगा, ईपीएस आ जाएगा, जिसे आप अर्निंग पर शेयर कहेंगे। क्लास 12th में रेशियो नाम का चैप्टर है, उसमें आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो यहाँ पे नहीं देखेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा ईपीएस का, अर्निंग पर शेयर। देखो लिखा भी है, अर्निंग पर आपका क्या, शेयर, ठीक है भैया। तो ये आपका क्या है, पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। एक बार फिर से इसको हम लोग क्या कर लेते हैं बाबू, देख लेते हैं, एक बार ज़रा देखेंगे ध्यान से। तो मैंने आपसे क्या कहा कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कितने पार्ट्स में बटा है, 2 पार्ट्स में। एक आपका इनकम है, इनकम कितने होगी, 2। पहला क्या है, इनकम फ्रॉम द रेवेन्यू, इनकम फ्रॉम द ऑपरेशन, और दूसरा क्या है आपका अदर इनकम। फिर एक्सपेंस को एक ही पार्ट में इन्होंने बांटा है, जिनमें सबसे पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंजम्पशन, परचेज, चेंज इन इन्वेंट्री, फिर कहता है एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंशियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। फिर टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इसमें से घटाएंगे क्या, आपका एक्सेप्शनल और फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम घटाएंगे। फिर जो बैलेंस आएगा उसमें से टैक्स को घटाएंगे, डेफर्ड टैक्स को घटाएंगे, और अगर कोई डिसकंटिन्यू ऑपरेशन रहेगा तो सेम वही चीज़ जो अभी कंटिन्यू के साथ कर रहे हैं, वही सी चीज़ हम किसके साथ करेंगे, आपका डिसकंटिन्यू के साथ करेंगे। और फिर लास्ट में कंटिन्यू प्लस आपका क्या, डिसकंटिन्यू, जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो फिर आपका ये आंसर आ जाएगा, मतलब ईपीएस आपका आ जाएगा। क्या क्या घटाएंगे बेटे, क्या करोगे, वो जोड़ेंगे, ये वाला देखो, इसीलिए तो एरो बनाया है मैंने। अरे यार प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के साथ तो जुड़ेगा ही, और मान लो लॉस है, जैसे मान लीजिए ये 10,000 प्रॉफिट है, अब आपने कहा सर 2,000 लॉस है, तो ठीक है आप जोड़ो, लेकिन यहाँ तो बैलेंस -2,000 में लिखोगे ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, तो यहाँ बैलेंस हुआ आपका कितना दिखेगा, 8,000 तो दिखेगा, ठीक है। कौन सा वाला बाबू, ईपीएस वाला,
ये वाला देखो, इसमें आपका ये जो ईपीएस होता है, देखो एक चीज जानो, अब चलो अच्छा बात छिड़ गई है तो बता ही देते हैं आपको। देखो बेटा, जब हम शेयर की बात करते हैं, अभी आगे का ये टॉपिक है, ठीक है, तो शेयर को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक हमारा इक्विटी शेयर होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है। प्रेफरेंस शेयर के बेटे 8 पार्ट होते हैं। प्रेफरेंस शेयर के कितने पार्ट होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, क्या है कैसे है वो भी हमें कुछ देर में बताएंगे। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको डिविडेंड पहले दिया जाता है। उनको डिविडेंड क्या किया जाता है, पहले दिया जाता है, इक्विटी से पहले, है ना। और इनका जो डिविडेंड का रेट रहता है वो क्या रहता है, आपका फिक्स रहता है। सही है कि नहीं है। तो जो आप नेट प्रॉफिट लिखेंगे ना, ईपीएस का मतलब है आपका अर्निंग पर शेयर। ध्यान दो बाबू, ईपीएस का मतलब क्या है, आपका अर्निंग पर शेयर। तो शेयर का मतलब फिर वही, या तो कंपनी इक्विटी इशू की होगी या तो कंपनी क्या इशू की होगी, प्रेफरेंस इशू की होगी। तो अगर प्रेफरेंस इशू की है तो प्रेफरेंस के परसेंटेज को आप कैलकुलेट करिए, उनका डिविडेंड कैलकुलेट करिए। जैसे लिखा होगा ना कि 8% 1,00,000 प्रेफरेंस शेयर, ये लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा। यानी 1,00,000 का 8% यानी कितना डिविडेंड देना है, 8,000 देना है। तो आप नेट प्रॉफिट में से उठा 8,000 वाले डिविडेंड को क्या करिए, आप घटा दीजिए, और फिर जो बचा बैलेंस है वो किसके लिए हो जाएगा, इक्विटी के लिए हो जाएगा। बातें अब समझ में आ गई, बातें आ गई समझ में। ठीक है, अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी बेटा इसी टॉपिक के साथ कुछ पूछना है किसी को, कुछ सवाल पूछना है प्रीवियस के टॉपिक को लेकर, किसी के मन में कोई डाउट हो तो देख लीजिए, नहीं तो फिर हम अब कराने जा रहे हैं आपका एमसीक्यू, ये ट्रू फॉल्स कराने जा रहे हैं, ट्रू फॉल्स कराने जा रहे हैं। किसी को अगर कुछ पूछना हो तो आप बताइएगा। फिलहाल आप लोगों को क्या करना है कि मैं क्वेश्चन पहले पूछूंगा, आप लोग अपना ट्रू और फॉल्स अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, और आखिरी में जब ये 9 के 9 हो जाएंगे तो फिर मैं बताऊंगा कि आपने सही किया है या क्या किया है, गलत किया है। तो आप लोग अपनी अपनी कॉपी निकाल लीजिए बेटे। आपको लगता है कि सर ट्रू है तो आप इसे टिक लगा दीजिएगा, आपको लगता है सर फॉल्स है तो इसे कट कर दीजिएगा। ठीक है, आखिरी में हम बताएंगे कि आंसर सही है कि गलत है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है, कहता है एवरी पब्लिक कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी। अब आपको जो लगता है आप वो लगाइए, एवरी पब्लिक कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी। ठीक, आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो ना, तभी सवाल पूछ रहे हो। देखिए लिस्टेड का मतलब, जरा मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, याद हो किसी को, मैंने आपसे बोला था कि बेटे आप ये पता करो कि इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं। 2 स्टॉक एक्सचेंज पता किया था। पहले का क्या था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा क्या है बेटा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो जो भी कंपनियां अपना शेयर इन 2 स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करा लेती हैं तो उन्हीं कंपनियों के शेयर्स को हम लोग लिस्टेड शेयर कहते हैं, और जो नहीं करा पाते उनको हम क्या कहते हैं, अनलिस्टेड कहते हैं। ठीक है बाबू, चलिए, तो एवरी पब्लिक कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी। ठीक, अब आप अपना देखिएगा सही है कि गलत है। दूसरा कहता है शेयर ऑफ द प्राइवेट कंपनी आर नॉट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। मतलब जितनी भी प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होते। ठीक, फिर उसके बाद तीसरा देखेंगे कि इट इज़ अ नॉट मैंडेटरी टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट। यानी ये जरूरी नहीं है कि आप इन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट हुई है। इनकॉर्पोरेट का मतलब रजिस्टर्ड हुई है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कंपनी ऐसा क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, आपको जो लगता है वो आप अपना लगाइएगा।
फिर आगे देखते हैं बेटा, प्लीज फोन साइलेंट कर लेंगे। फिर कहता है कि कंपनी इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। फिर आगे क्वेश्चन कहता है कि डेथ पे, इंसॉल्वेंसी पे या फिर चेंज ऑफ मेंबरशिप पे इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। यानी अगर कोई डेथ हो रही है, अगर कोई क्या हो रही है बेटा, डेथ हो रही है, या किसी भी पर्सन की कोई भी पर्सन इंसॉल्वेंट हो रहा है या कोई पर्सन छोड़कर जा रहा है, तो उसका प्रभाव कंपनी पे नहीं पड़ेगा। अरे सॉरी, क्या लिखा है, इफेक्ट ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ, मतलब उसका प्रभाव पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। फिर उसके बाद कहता है कि इफ शेयर आर फुल्ली पेड अप बाय द शेयर होल्डर, ही इज अ सब्जेक्ट टू नो फर्दर लाइबिलिटी। यानी अगर शेयर होल्डर ने अपना पूरा का पूरा पैसा पे कर दिया है तो उसकी कोई भी अतिरिक्त दायित्व तो नहीं रहेगा। आपके हिसाब से सही है या गलत है? आप अपना लिखिए, बाद में देखेंगे सही है गलत है। फिर कहता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ द शेयर। यानी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती। फिर कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यानी जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है आपके हिसाब से। देखिए जो क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा था, देखो आ ही गया आखिरकार। कहता है शेड्यूल 1 गिव द प्रोफार्मा ऑफ द बैलेंस शीट। अब आप अपने हिसाब से बताइएगा कि सही है या फिर क्या है, गलत है। हाँ जी, शेड्यूल फर्स्ट लिखा है इसमें क्वेश्चन में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके आंसर्स की कि आपका क्या कौन सा आंसर सही है या फिर कौन सा गलत है। देखो अब पहला क्वेश्चन कहता है एवरी पब्लिक कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी। इसका आंसर है बेटा ट्रू, क्योंकि अगर वो लिस्टेड नहीं होगी तो वो अपने शेयर को किसी को ट्रांसफर ही नहीं कर सकती। एवरी पब्लिक कंपनी, चाहे जो भी हो, सब पब्लिक कंपनी लिस्टेड कंपनी होती हैं। और जितनी भी प्राइवेट कंपनियां होती हैं, बात सुनो, जितने भी प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो सब अनलिस्टेड होती हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने वहाँ पे देखो नोट दे के भी लिखवाया था। जब आपको प्राइवेट और पब्लिक के बारे में मैं बता रहा था तो वहाँ पे मैंने लिखवाया था कि देखो इसमें लिखा भी है, आखिरी लाइन में, आखिरी पैराग्राफ में लिखा है कि प्राइवेट कंपनी इज अ अनलिस्टेड कंपनी। फिर कहता है कि शेयर ऑफ द प्राइवेट कंपनी आर नॉट लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। इसका भी आंसर क्या है आपका, ट्रू है। कहता है इट इज अ नॉट मैंडेटरी। बेटा गलत है, मैंडेटरी है, ठीक है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आप कंपनी ही नहीं बन सकते। बाबू अर्जुन, क्या आप मेरी बात से सहमत हुए? नहीं हुए? बहुत सुंदर, बताइए क्या नहीं सहमत हुए आप? चलिए आइए हम आपका आंसर आपको दिखा देते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके दिमाग में जब तक वो कीड़ा रेंगता रहेगा ना आप चैन से बैठेंगे ना मेरे को बैठने देंगे। अच्छी बात भी है। पढ़िए बेटा, पढ़िए। अनलिस्टेड कंपनी कैन बी द पब्लिक और कैन बी द प्राइवेट। लेकिन इस पब्लिक को आप कट कर दीजिए, कारण क्योंकि अगर ये पब्लिक है, बिना लिस्टिंग के वो अपना शेयर कैसे ट्रांसफर कर सकती है, ये भी तो आप सोचो भैया। जब तक आप स्टॉक एक्सचेंज में अपना शेयर नहीं रजिस्टर्ड कराओगे बाबू, तब तक आप कैसे ट्रांसफर खेल सकते हो। और आपको पता है कि प्राइवेट 200 मैक्सिमम है इनके पास, तो इनका लिस्ट कराना ही कोई पॉसिबल ही नहीं है। ये भी तो आप समझो। सही है कि गलत है बेटा? अब थोड़ा डाउट क्लियर हुआ? हाँ वो बाद में करा लेती है भाई, वो बाद में करा लेती हैं। लेकिन एक चीज जानिए, जब पब्लिक और प्राइवेट की बात आती है ना, तो जब हम लोग कंपनी आरओसी के पास जाते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाते हैं,
तो हम उसको ये कहते हैं कि भाई हम पब्लिक बनना चाहते हैं या प्राइवेट बनना चाहते हैं। जो जो कंडीशन पब्लिक के लिए है, अगर हमने वो फॉलो किया तो देन हम पब्लिक कंपनी बन जाएंगे। क्या? आइए अब इनके आंसर पे आते हैं हम। और अगर हमने वो कंडीशन फुलफिल नहीं किया, अगर वो कंडीशन, अरे एक मिनट बोलने तो दो यार, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो हम पब्लिक नहीं बन पाएंगे। चलो अब आप बोलो क्या बोल रहे थे। हाँ, इस क्वेश्चन पे आइए ना यार। कहता है कि शेयर ऑफ द प्राइवेट कंपनी आर नॉट लिस्टेड। अभी पहले इस वाले पे आइए, उस वाले पे भी हम फिर चलें। इस बात से सहमत हो ना? चलो ठीक है। चलो अब इस वाले पे अब आओ। चलो बताओ, जल्दी से बताओ, क्योंकि अभी और कराना है। हाँ, ये भी है। एवरी पब्लिक कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, मैं इस बात से सहमत हूँ। आगे बताइए। तो क्या होना चाहिए? अच्छा ठीक है, ठीक है, इसका आंसर अभी हम आपको देंगे। नहीं, ये सही है जो आपने लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछना अच्छी बात है भाई। देखो अगला देखो। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ट्रू है। फिर कहता है कि डेथ इंसॉल्वेंसी ऑफ द मेंबर इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। आंसर है नहीं सर। क्यों? क्योंकि इसमें परपेचुअल ससेशन वाला पॉइंट था। कहता है इफ शेयर आर आर फुल्ली पेड अप बाय द शेयर होल्डर ही इज अ सब्जेक्ट टू द नो फर्दर लाइबिलिटी। इसका आंसर सही है भैया, कोई लाइबिलिटी नहीं है। कहता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज़ अ रिस्ट्रिक्शन। भैया एकदम गलत है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ प्राइवेट वालों के लिए होती है। फिर कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन शो द फाइनेंशियल पोजीशन। इसका आंसर है बिल्कुल गलत। अच्छा ये बताओ, शेड्यूल 1, तो ये भी क्या है आपका? गलत है। ठीक, ठीक है। चलो आओ देखो। फिर क्या कहता है ये देखो। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला चलो और करते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द कंपनी। देखो सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, मेंबर हैव द अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये नहीं है। तो मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है यही है, क्योंकि मेंबर की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड नहीं होती, बल्कि क्या होती है सुमित? लिमिटेड होती है। ठीक है बेटा। फिर कहता है इफ द गवर्नमेंट कंपनी, बेटा अरे if the government company the holding of the central government paid up share should not be less than क्या आपका 51%। ठीक है। चलिए ये वाला बताइए, ये वाला बताइए तो माने। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू इन केस ऑफ द फॉरेनर कंपनी। देखो फॉरेन कंपनी के बारे में मैंने कुछ कहानी बताई थी आपको, है ना? तो जरा सोच के बताइए क्या होगा। करती इंडिया में काम है, लेकिन रजिस्टर्ड कहीं दूसरे की रहती है। तो कहता है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया ना, ये तो गलत है स्टेटमेंट। फिर कहता है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ओहो कुछ कुछ सही है। हैज अ प्लेस बिजनेस इन इंडिया, कुछ कुछ सही लग रहा है। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एंड हैज अ प्लेस बिजनेस इन इंडिया, बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? बी वाला सही है। ठीक है भैया, आइए देखते हैं। फिर क्या कहता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ फीचर ऑफ द प्राइवेट कंपनी। कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ द राइट ऑफ द मेंबर टू ट्रांसफर ऑफ शेयर। बेटा एकदम सही है। कहता है डू नॉट रिस्ट्रिक्शन ऑन द मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर
टू एनी लिमिट ना, ये गलत है क्योंकि हमें कितना है, मैक्सिमम 200। डू नॉट इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन इन द पब्लिक इन द जर्नल। हाँ 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 हाँ, फंस गए। हाँ ये सही है, ये भी सही है। तो गलत, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बी। अब चलो होमवर्क लिख लो सभी, जरा जरा सभी लोग होमवर्क लिखो जरा सभी लोग। बेटा इसको कल आपको लिख कर लाना है और याद भी करके आना है, ठीक है। इसको लिख कर लाना है और क्या करके आना है, याद करके आना है। यहीं से बनेगा और कहाँ से बनेगा, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, आंसर भी यहीं से आना है। क्या न्यूमेरिकल बाहर से आएगा भाई, न्यूमेरिकल जानते हो, जो आप लास्ट में आरटीपी सॉल्व करेंगे, रिवीजन टेस्ट पेपर, इतना परसेंट क्वेश्चन में मैच करेगा। अरे पहले इसको करा तो लेने दो यार। हाँ बताइए। अच्छा बेटा, तुम्हारी बात को आईसी वाले ने सुन लिया है। उन्होंने कहा है बेटा आप 400 नंबर का पेपर दीजिए, 200 नंबर सब्जेक्टिव, 200 नंबर ऑब्जेक्टिव। जितना खेला खेलना है वो 200 वाले में खेल लीजिए ना, मना कौन। क्या, हाँ हाँ यार बच्चे, एक चीज सुनो, देखो यहाँ पे लॉजिक जो बोला गया है, सुनो यार। जैसे मान लो आपका 1 2 3 4 है, ठीक है। सबका मान लो 100 नंबर का पेपर है, ठीक है। अब तुम इसमें 40 पा गए, इसमें 40 पा गए, इसमें 40 पा गए, इसमें 40 पा गए, ठीक है। बेटा आप सब में पास हो, सब में पास हो, कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग। कंडीशन 2 कहता है टोटल एग्रीगेट 50% चाहिए। टोटल एग्रीगेट यानी इसका अगर आप एग्रीगेट लेंगे तो एग्रीगेट कितना आना चाहिए, 200। आप यहाँ पे 160 है पा रहे हो, तो इसका मतलब आप दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए, तो आपके आगे ऐसे ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। अब करना क्या है सर, अब करना क्या है, जो आपका वीक सब्जेक्ट है कम से कम उसमें तो 40 तो लाओ लाओ लाओ, और जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है जस्ट लाइक अकाउंट, जस्ट लाइक कुछ और, खींचो ना, मना कौन कर रहा है। अरे यार 100 में से तुम अकाउंट में क्या 60 नहीं ला सकते, मैक्सिमम नंबर अगर मैं अपनी बात करूं जो आपको लाना है, ला सकते हो, तो वो आपका अकाउंट है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी भी बात कर रहा हूँ। सिर्फ आप 4 चैप्टर पढ़ लीजिए बाबू, आपके 45 नंबर कंफर्म है। हाँ सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ लीजिए, पहली ही क्लास में बताया था। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटर, कंपनी और एक पार्टनरशिप। हाँ अब बताओ। तो बेटा इसी के साथ आपका यूनिट 1 यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। तो अब क्या, अरे यार आपका मन करे और क्वेश्चन याद करो ना, मना कौन कर रहा है, मना कौन कर रहा है कहो। देखो क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बन रहा है मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर से क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है, लिखो जरा, आप लोग लिख लो इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है। नहीं मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन मीनिंग ऑफ कंपनी। दूसरा क्वेश्चन फीचर ऑफ कंपनी। तीसरा क्वेश्चन टाइप्स ऑफ कंपनी। चौथा क्वेश्चन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रो फार्मा, प्रो फार्मा, खत्म।
इस चैप्टर से, इस यूनिट से ये 4 क्वेश्चन खाली बन रहे हैं। क्या पढ़े आप इन तक? यही होता है जब 3 दिन बाद आप क्लास में लौटते हैं। समझ में आया बेटा? ये 4 क्वेश्चन हो गए, तो आप ये 4 क्वेश्चन कल तैयार करके आइए, कल हम सुनेंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, बस 1 मिनट बस। तो आज के लिए फिलहाल यहाँ पे हमारा यूनिट यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो तब हम आपको यूनिट नंबर 2 के बारे में बताएंगे। और यूनिट नंबर 2 आपका बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बात याद रखो। यूनिट नंबर 2 देखा जाए तो यहीं से आपका, सच बताएं तो असली कहानी शुरू होती है। असली कहानी यहीं से शुरू होती है, जिसमें आप इशू के बारे में जानेंगे, फॉर फीचर के बारे में जानेंगे, और जिसमें आप किसके बारे में जानेंगे, री इशू। और बेटा आप मेरे से कसम खिलवा लो, 50 क्वेश्चन इशू का लगवाऊंगा, 50 क्वेश्चन फॉर फीट का लगवाऊंगा, और 50 क्वेश्चन ही आपका री इशू का भी लगवाऊंगा। ठीक है? नहीं, आप मरेंगे नहीं, यकीन मानिए। रीजन क्या है जानते हो? सुनो मेरी बात सुनो, कारण क्या है जानते हो? जब मैं आपको इशू बताऊंगा ना, तो इसी इशू में ही आपका इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी कवर हो जाएगा, इसी इशू में आपका इशू ऑफ डिवेंचर भी खत्म हो जाएगा। समझे बाबू? इसी में ही कराऊंगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, देखो पहले जो हमारा मोटिव रहेगा वो आपको शेयर को लेकर रहेगा। हाँ, बस क्या होता है, जैसे क्या होता है मैं आपको बताऊं कि आपको सिर्फ नाम बदलना है, बाकी सेम एंट्री रहेगी, सेम रहेगा, बस नाम बदलना है। हाँ, लेकिन याद ही नहीं करना है बेटा, कल समझाऊंगा, काहे परेशान हो। याद करने की जरूरत नहीं है। देखो एंट्री आज तक मैंने याद करवाई है क्या? मैंने एंट्री सिर्फ समझाई है आपको। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम लोग जब कल की क्लास में मिलेंगे, तो कल की क्लास में हम इसको लेकर आगे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना क्या रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए। हाँ, लेक्चर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करा करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए, ताकि आपका ये जो छोटा सा परिवार है एक दिन बहुत बड़ा परिवार बने। ठीक है बेटा, मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।